हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। यूपीपीएससी जीडीएस जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर के रेगुलर बेसिस पे टेस्ट करवा रहे हैं। 2 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। ये तीसरा टेस्ट है जो हम आज डिस्कस करेंगे। आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर बेसिस पे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। आप इनका डिटेल्ड पीडीएफ चाहिए, आपको डिटेल सॉल्यूशन हिंदी या इंग्लिश दोनों मीडियम में, तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहाँ आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी। लेट्स बिगिन। प्राचीन भारत में किस वंश ने सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए हैं? सबसे ज़्यादा जो सोने के सिक्के हैं ये एंशियंट इंडिया में किस के टाइम पे चले हैं, किस डायनेस्टी के टाइम पे सबसे ज़्यादा कॉइन इश्यू हुए हैं, गोल्ड कॉइन। देखिए, जो सबसे ज़्यादा गोल्ड के कॉइन इश्यू हुए हैं वो हुए हैं गुप्ता एरा के टाइम पे। गुप्त काल में ये सबसे ज़्यादा सिक्के चले हैं। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, गुप्त काल। गुप्त वंश के जो राजा थे उन्होंने ही सबसे ज़्यादा सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए थे। और गुप्त वंश की कब से है ये मिड लेट अराउंड 3rd सेंचुरी से भी, और ये 543 तक रहा है। इसकी स्थापना किसने की थी? श्रीगुप्त। आपकी कोई क्वेरीज हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट हो। लिब्राहन आयोग का गठन निम्नलिखित में से किसकी जांच के लिए किया गया था? लिब्राहन आयोग का गठन, देखिए ये सब करंट से रिलेटेड, ये पुराने क्वेश्चन है। इसी तरीके से आपके पेपर में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। आयोग, कमेटी, कमीशन, इनके क्वेश्चन आते हैं आपके। लिब्राहन आयोग है, ये एमएस लिब्राहन की अध्यक्षता में इसका गठन हुआ था। और ये कब गठन हुआ था इसका? लिब्राहन आयोग का गठन हुआ था ये 16 दिसंबर 1992। अब ज़्यादातर लोगों को पता चल गया होगा कि 1992 में किस आयोग का गठन हुआ होगा। 92 में जब जो बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराया था उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये लिब्राहन का आयोग का गठन किया था, एमएस लिब्राहन की अध्यक्षता में। और इसमें क्या है कि एक डेडलाइन दी थी इनको, लेकिन ये इसका टाइम बढ़ता गया। इस जांच को है जो टाइमली पूरा नहीं किया। ये 92 के बाद में ये जांच सौंपी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 2009 में, बहुत इतने टाइम के बाद। ये इसका करेक्ट आंसर होगा बी। ये आपको ध्यान रखना है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में रेगुलर बेसिस। निम्नलिखित में से कौन सा सागर चारों ओर से भूमि से घिरा हुआ है? ऐसा कौन सा सी है दैट इज सराउंडेड बाय लैंड ऑन ऑल साइड्स? ऑल साइड्स। सो आप देखेंगे ये इधर रशियन फेडरेशन रशिया है, इधर चाइना है, यहाँ पे आपको तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ये कंट्रीज हैं इस रीजन में। इस रीजन की बात कर रहा हूँ मैं, इस रीजन में। और यहीं पे अरल सी है, अरल सी। सो अरल सी कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान से घिरा हुआ है। ये चारों तरफ से इसके लैंड एरिया है। डी इसका करेक्ट आंसर है। बाकी मैप में आप इसको जरूर देखिएगा। निम्नलिखित में से किसने ग्रोथ एंड फाइनेंस नामक पुस्तक लिखी है? ये जो बुक है ग्रोथ एंड फाइनेंस, ये किसने लिखी है? ग्रोथ एंड फाइनेंस ये बुक लिखी है सी रंगराजन। इन्होंने ये बुक लिखी है, जो ये इकोनॉमिस्ट भी रहे हैं, अर्थशास्त्री भी रहे हैं। ग्रोथ एंड फाइनेंस सी रंगराजन की पुस्तक है।
सुभाष चंद्र बोस ने अंतरिम सरकार की स्थापना कब की थी? ये जो अंतरिम सरकार की स्थापना की थी, ये अर्जी हुकूमत ई हिंद नामक ये अंतरिम सरकार की स्थापना की थी, अर्जी हुकूमत ई हिंद। और इस सरकार का समर्थन जो धुरी राष्ट्र थे, जापान, इटली या जर्मनी, इन कंट्रीज ने और इनके जो सहयोगी कंट्रीज थे उन्होंने इस सरकार का समर्थन किया था। और ये 1943 में ये इसकी अंतरिम सरकार की स्थापना हुई थी, जिसमें प्राइम मिनिस्टर थे खुद सुभाष चंद्र बोस, डिफेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर एंड फॉरेन मिनिस्टर। और इनके जो चीफ एडवाइजर थे वो कौन थे? रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस इनके मुख्य सलाहकार थे। ये क्वेश्चन भी कई एग्जामों में पूछा गया है कि जब अंतरिम सरकार बनाई थी तो मुख्य सलाहकार कौन था? ये रास बिहारी बोस थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। संविधान का संशोधन संसद के किस सदन में पेश किया जा सकता है? अगर कोई अमेंडमेंट करना है कॉन्स्टिट्यूशन में, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसको पार्लियामेंट के किस हाउस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है? देखिए, ये पहले भी मैं बता चुका हूँ कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसका जिक्र है आर्टिकल 368 में। इसमें है कि आप भारतीय संविधान के अनुच्छेद में 368 में संविधान संशोधन का इसमें जिक्र है। और इसके अकॉर्डिंग क्या है कि किसी भी संशोधन को जोड़ना, संशोधित करना या उसको निरस्त करने का काम इसी आर्टिकल में मेंशन है। उसका विधेयक पेश किया जाना है। जो विधेयक है वो लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी में भी पेश किया जा सकता है। यह आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें ध्यान रखना है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए राज्यसभा या लोकसभा दोनों में किसी में पेश किया जा सकता है। जबकि जो स्टेट असेंबलीज हैं, जो राज्य की विधायिका हैं, उनमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिलेटेड कोई भी बिल पेश नहीं किया जा सकता। ये हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, आप चेक कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन में। कौन सा आयोग नेताजी सुभाष चंद्र बोस की रहस्यमय मृत्यु की जांच के लिए बनाया गया था? देखिए, आप जितने भी एग्जाम आएंगे उनमें आप एक क्वेश्चन, ये जो 2-3 क्वेश्चन मैंने करवाए हैं सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड, इनसे 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा। इनकी जो मिस्टीरियस डेथ हुई थी उसके लिए 1999 में सुप्रीम कोर्ट के जो पूर्व न्यायाधीश थे, ये जस्टिस मनोज मुखर्जी की अध्यक्षता में ये मुखर्जी आयोग बनाया था। और इसने मई 2006 में, लेकिन जब तक गवर्नमेंट बदल चुकी थी, उसको अपनी रिपोर्ट दी। मुखर्जी आयोग कमीशन किसके लिए बनाया था? इन्वेस्टिगेट करना था द मिस्टीरियस डेथ ऑफ नेताजी। भारतीय बाजार का वॉचडॉग किसे कहा जाता है? वॉचडॉग किसे कहा जाता है भारतीय बाजार का? ये वॉचडॉग कहा जाता है सेबी को, SEBI, ये सेबी है, इसको कहा जाता है। इसकी फुल फॉर्म आपको पता होगी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इट इज़ कॉल्ड द वॉचडॉग ऑफ द इंडियन मार्केट। और इसकी स्थापना कब हुई है सेबी की? इट वाज एस्टेब्लिश्ड बाय सेबी एक्ट 1992। तो इसकी स्थापना कब हुई है? 12 अप्रैल 1992 को। यह आपको ध्यान में रखना है।
हिंदू, बौद्ध एवं जैन धर्म में ब्राह्मण का केंद्र किसे माना गया है? ब्रह्मांड का केंद्र किसे माना गया है? जो सेंटर ऑफ यूनिवर्स है, हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म में जो सेंटर ऑफ यूनिवर्स है, ब्रह्मांड का केंद्र, ये किसे माना गया है? देखिए, ये माना गया है मेरू पर्वत को, माउंट मेरू बोलते हैं इसको, और इसी को पामीर, ये है जो पामीर प्लेटू है, पामीर का पठार, उसी पर्वत श्रेणी में है ये, जो सेंट्रल एशिया में है। इसको हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म में सेंटर ऑफ यूनिवर्स माना गया है। इसका काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म में। और अभी प्रेजेंट में कहाँ है ये? पामीर पठार, सेंट्रल एशिया में। सरकार ने बजट सत्र 21-22 में क्रिप्टो करेंसी पर होने वाली आय पर कितने प्रतिशत टैक्स लगाने की घोषणा की है? देखिए, 21-22 नहीं है ये, 22-23 है। इसमें कितने प्रतिशत टैक्स लगाने की घोषणा की है? अभी ये जो बजट आया है इसी में की है क्रिप्टो करेंसी पे टैक्स लगाने की, ये है 30%। अभी जो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने ये बजट पेश किया था, इसमें जो क्रिप्टो करेंसी का जो लेन देन है उस पर टैक्स लगाने का डिसीजन लिया है, और इसमें जो इससे इनकम होगी क्रिप्टो करेंसी से, उस पर 30% टैक्स देना पड़ेगा। या फिर ऐसी किसी प्रॉपर्टी होगी दूसरी, उस पे उसके ट्रांसफर पे भी 30% टैक्स लगेगा। डी इसका करेक्ट आंसर है। जल्दी आरबीआई एक डिजिटल करेंसी और ला रहा है। जम्मू कश्मीर के पंपोर क्षेत्र वूडर में राजस्व किससे प्राप्त होता है? आपको जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट या ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, इनके बारे में ज़रूर पढ़ना चाहिए। हिमालयन रेंज, इससे हर किसी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, चाहे आप सिविल्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं या प्रोफेसर की या किसी भी और एग्जाम की कर रहे हैं, तो क्वेश्चन आता है। देखिए, ये जो पंपोर डिस्ट्रिक्ट है, एक्चुअली ये पंपोर क्षेत्र या पंपोर डिस्ट्रिक्ट है, ये केसर का जो उत्पादन है उसके लिए बहुत फेमस है। सैफरॉन, केसर के लिए से इसको रेवेन्यू मिलता है, और एक ये डिस्ट्रिक्ट जो है पंपोर डिस्ट्रिक्ट, ये केसर के उत्पादन में सबसे आगे है। ये इसका इसमें बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है इसका, और यहीं से इसको रेवेन्यू मिलता है केसर के प्रोडक्शन से। बी इसका सही आंसर है। तो जम्मू कश्मीर तो केसर के लिए फेमस है, वो भी पंपोर रीजन में सबसे ज़्यादा केसर होता है। न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? देखिए, न्यूक्लियर रिएक्टर में जो हैवी वाटर है, इट इज़, ये किस रूप में किया जाता है? ये नियामक या रेगुलेटर, नियामक या रेगुलेटर के रूप में किया जाता है। इसका सी इसका करेक्ट आंसर होगा। भारी जल का क्या फॉर्मूला है वो ज़रूर देख लेना, और नहीं पता हो तो कमेंट में पढ़ लेना। रासायनिक ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरण क्या होता है? देखिए, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में किसके थ्रू रूपांतरण होता है? इसमें जो कन्वर्जन होता है, ये होगा, इसका होता है बैटरी में। एक होता है मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एक होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये पढ़ लेना। जनरेटर, मोटर, बैटरी, ये ट्रांसफॉर्मर, ये किससे किसको कन्वर्ट करता है? नहीं तो रेगुलर टेस्ट में मैं करवा दूंगा। ये ध्यान रखना आपको, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बैटरी में। गलत जोड़े को इंगित करना है, इसमें से इनकरेक्ट पेयर कौन सा है? ये जो पेयर दे रखे हैं, इनमें से कौन सा मिसमैच कर रहा है या इनकरेक्ट है? बैरा सिविल प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश में है, सोलाल प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर में है। ये कुछ पावर प्रोजेक्ट्स है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स। तानापुर प्रोजेक्ट्स ये उत्तर प्रदेश में है,
कोयलकारो प्रोजेक्ट्स, ये कोयलकारो प्रोजेक्ट है जो बिहार में नहीं है, कोयलकारो अभी झारखंड में है ये। सो डी इसका आंसर होगा, क्योंकि ये मिसमैच है, इनकरेक्ट है। हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य पादप कौन सा था? देखिए जो मेन प्लांट है वो ग्रीन रिवॉल्यूशन के टाइम पे वो कौन सा था? जो हरित क्रांति में प्रमुख मेन प्लांट था ये मैक्सिकन गेहूं था, मैक्सिकन वीट। ये ध्यान रखना है, आजकल ये पूछा जाता है एग्जाम में। डी मैक्सिकन वीट। निम्नलिखित में से क्या सही मिलान नहीं है? इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है या मिसमैच कहें, देखते हैं इनको। ये है, एक तो फसल दे रखी है और सबसे बड़े उत्पादक राज्य, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट और क्रॉप ये दे रखी है, अखरोट गुजरात में, ये बिल्कुल सही है। अखरोट सबसे ज़्यादा गुजरात में ही होता है। गन्ना उत्तर प्रदेश में, ये भी सही है, सबसे ज़्यादा गन्ना उत्तर प्रदेश में होता है। जूट वेस्ट बंगाल में, ये भी करेक्ट है। चावल पंजाब में, चावल सबसे ज़्यादा चावल है, चावल पंजाब में काफ़ी होता है, लेकिन जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है चावल का वो पंजाब नहीं है। लार्जेस्ट जो राइस प्रोड्यूसर है वो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा चावल होता है। यूपी, हरियाणा एंड पंजाब, ये तीनों मिला के इंडिया का टोटल 80% राइस प्रोडक्शन का ये तीनों करते हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? देखिए जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस है ये कब मनाया जाता है, अभी इलेक्शन का टाइम है, इस तरीके के क्वेश्चन जो एग्ज़ाम है एक्सपेक्टेड है। और वैसे तो ये पूरे साल ही इलेक्शन रहने वाला है, ये इलेक्शन होंगे 5 स्टेट के, उसके बाद 4-5 महीने बाद फिर इलेक्शन शुरू हो जाएंगे गुजरात वगैरह में, इनमें। सो नेशनल वोटर्स डे ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 25 जनवरी को। 25 जनवरी को मनाया जाता है। ये कब से मनाया जाता है? ये इसकी शुरुआत हुई है 2011 से। 2011 से हर साल 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। और ये 25 जनवरी को ही क्यों किया जाता है? क्योंकि 1950 में जब इलेक्शन कमीशन की स्थापना हुई थी 1950 में, तो वो इसी दिन हुई थी 25 जनवरी को। 25 जनवरी 1950 को ही इलेक्शन कमीशन की स्थापना हुई थी 1950 में, इसलिए 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है। अगर इस बार की नेशनल वोटर्स डे की बात करें 2022 की, तो इस वर्ष जो मतदाता दिवस है उसका जो थीम है, इस बार का थीम क्या है आपको पता होगा वैसे तो, बाकी इसका है मजबूत लोकतंत्र के लिए चुनावी साक्षरता। मजबूत लोकतंत्र के लिए चुनावी साक्षरता, ये इस बार का, इस साल का सब्जेक्ट है, थीम है, ये ध्यान रखना आप। ग्लोबल टाइगर फॉर्म के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ग्लोबल टाइगर फॉर्म, देखिए बाघों के संरक्षण के लिए ये एक अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय निकाय है। हाँ ये सही है। इसका उद्देश्य बाघों के संरक्षण के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को हल करना है, ये भी सही है। भारत साल 2010 में इसका सदस्य बना, ये सही नहीं है। और इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में। देखिए एक इंटरनेशनल फॉर्म है ग्लोबल टाइगर, और ये जो अंतर्राष्ट्रीय निकाय ग्लोबल टाइगर फॉर्म, इसका गठन भारत ने ही किया है। ये 1997 में ग्लोबल टाइगर फॉर्म इसकी स्थापना हुई है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में है। और भारत इसका फाउंडर कंट्री है, एक मेंबर कंट्री है, स्थापना भारत ने ही की है इसकी। सो 2010 वाला सदस्य बना, ये गलत ऑप्शन है।
97 में भारत में इसकी फाउंडिंग हुई है। एक और जो आपको ध्यान रखना है, जो ये बाघ है इसका वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नाम भी है, कई बार पूछा जाता है, पैंथेरा टाइग्रिस। ये आपको ध्यान रखना, पैंथेरा टाइग्रिस। हाल ही में चर्चा में रहे शून्य अभियान का उद्देश्य क्या है? अभी चर्चा में रहा है ये शून्य अभियान, इसका उद्देश्य क्या है? जीरो कैंपेन का। देखिए, जीरो कैंपेन का उद्देश्य है, जीरो कैंपेन मीन्स ये ट्रांसपोर्टेशन के चलते जो एयर पोल्यूशन है उसको कम करना है। ये नीति आयोग ने शुरू किया है सितंबर 2021 में, और इसमें जो सहयोग में और हैं वो RMI और है एक नीति आयोग के, और RMI के साथ ज्वाइंट में है ये ऑपरेशन है। जो RMI क्या है? रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किसे वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार से सम्मानित किया गया? वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर, ये पुरस्कार अभी किसको दिया गया है? ये दूसरे भारतीय हैं जिनको ये पुरस्कार मिला है अभी। इससे पहले ये पुरस्कार 2019 में मिला था। ये जो इंडियन महिला कैप्टन है उसको मिला था, रानी रामपाल को। उसके बाद ये दूसरे प्लेयर हैं जिनको ये मिला है, ये हैं PR श्रीजेश। अब तो सभी जान गए होंगे इनको, PR श्रीजेश को। ये टोक्यो ओलंपिक में जब वो, ये जो टीम जीती जिसने अभी ब्रॉन्ज मेडल जीता है टोक्यो ओलंपिक में, उसके मेंबर रहे हैं। ये गोलकीपर हैं, और इनकी एक फ़ोटो भी काफ़ी वायरल हुई थी कि ये गोल पोस्ट के ऊपर यहाँ बैठ गए थे जब ये ब्रॉन्ज मेडल जीता था उस दिन। सो PR श्रीजेश को मिला है ये। नीरज चोपड़ा पे मत चले जाना। वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 PR श्रीजेश को मिला है। हाल ही में AI इंडिया और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क, ये कहाँ पे स्थापित किया गया है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क, इसकी स्थापना कहाँ पे हुई है? ये काफ़ी चर्चा में है। ये PPP मॉडल पे तैयार होगा, और इसकी स्थापना हुई है अभी बेंगलुरु में। और इसका कौन कर रहा है? DST, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। पूर्वी लद्दाख में LAC के साथ प्रमुख ऊंचाइयों को नियंत्रित करने के लिए भारतीय सेना द्वारा चीन के खिलाफ किए गए सैन्य अभियान का नाम क्या था? देखिए, बहुत सारे आपको सोशल मीडिया वगैरह पर, इन पे एक सोशल मीडिया तो है ही अफवाहों का घर कर, लेकिन वहाँ पे बहुत सारी अफवाहें फैलाई जाती। चाइना ने इधर कब्जा कर लिया, चाइना ने इधर कब्जा कर लिया, चाइना ने पूरे इंडिया पे कब्जा कर लिया, लेकिन ऐसा नहीं है। सच्चाई ये है अभी कि चाइना से, जहाँ जहाँ चाइना है उससे ऊपर हाइट्स पे इंडियन आर्मी ने कैप्चर कर रखी है। उसके ऊपर की हाइट, आपने कारगिल वार के बारे में सुना होगा, उसमें इतना टाइम इसलिए लगा क्योंकि जो पाकिस्तानी ट्रूप्स थे वो ऊपर ऊंचाई पे बैठे थे, हमें नीचे से जाना था। वही अभी इसका उल्टा है, इंडियन आर्मी ने ऊपर के पोस्ट कैप्चर कर रखी है, और चाइना है जो अब उसके साइड का, जो 1962 में उसने इंडियन लैंड को कैप्चर किया था या उसके कब्जे में है, जो अक्साई चीन वाला, वहाँ पे ब्रिज बना रहा है, क्योंकि वो चारों तरफ से अब यहाँ पे है जो घिर चुका है। इंडियन आर्मी उसके हर जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, इम्पोर्टेंट जगह हैं, उनमें हाइट पे बैठी हुई है इंडियन आर्मी। और ये ऑपरेशन किया गया था बाकायदा, जब ये गलवान क्लैश हुआ उसके बाद इंडियन आर्मी ने एक ऑपरेशन शुरू किया ताकि जो इम्पोर्टेंट हाइट्स हैं उनको कैप्चर किया जाए, और उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन स्नो लेपर्ड।
ऑपरेशन स्नो लेपर्ड, ये जो इम्पोर्टेंट LAC में जो इम्पोर्टेंट हाइट है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो वहाँ पे रणनीतिक ऊंचाइयों पर अभी भारत का कब्जा है, इसलिए चाइना बौखला रहा है। कभी टिकटॉक, वहाँ के टिकटॉकर्स वीडियो डालते हैं और बोलते हैं आर्मी ने कब्जा कर लिया है, अफवाहें हैं सब। अभी ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा, पहले अलग बात था। अभी इंडिया के लोग काफ़ी जागरूक हो गए भाई। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? देखिए, नोबेल पुरस्कार जो दिया जाता है ये टोटल 6 फील्ड्स में, 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। ये फिजिक्स में दिया जाता है, केमिस्ट्री के में दिया जाता है, और मेडिसिन में दिया जाता है। इसके अलावा ये लिटरेचर में दिया जाता है, साहित्य में, शांति, इकोनॉमी, ये 6 एरियाज हैं, इनमें नोबेल प्राइज दिया जाता है। और आपको ध्यान में रखना है 2020, 21 इनका नोबेल प्राइज फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, इकोनॉमी एंड पीस, इनमें किसको मिला है? ये इम्पोर्टेंस है नपुंसकता किस विटामिन की कमी के कारण होता है? ये जिस विटामिन की कमी से होता है वो है विटामिन ई। बहुत सारे लोग गूगल कर रहे होंगे विटामिन ई की कमी को कैसे दूर किया जाए। मायोपिया का दूसरा नाम क्या है? मायोपिया है, इसका जो दूसरा नाम है निकटदर्शिता भी कहते हैं इसको, निकटदर्शिता। और ये ज़्यादातर आजकल जो 40 साल से कम उम्र के लोग हैं उनमें उनमें ये एक खराब दृष्टि का एक मेन रीज़न है। इस तरीके से पुअर विजन अंडर द एज ऑफ 40, नियर साइटनेस है ये। सो 20 का करेक्ट आंसर होगा मायोपिया, समीप दृष्टि। तारागढ़ परमाणु बिजली घर में किन राज्यों को बिजली प्राप्त होती है? जो तारागढ़ एटॉमिक, ये तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन है, तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन से किस किस स्टेट को बिजली मिलती है? देखिए, ये जो तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन है इससे गुजरात और महाराष्ट्र को, तारापुर महाराष्ट्र में है, इससे गुजरात और महाराष्ट्र को बिजली मिलती है। मध्यकालीन भक्ति आंदोलन के संत श्री रामानुजाचार्य के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, गलत कौन सा है? अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी ने स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी है वो नेशन को डेडिकेट किया है। जो स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी है इसकी हाइट है 216 फीट, ये इसकी हाइट है। और ये जो 11वीं सेंचुरी है, 11th सेंचुरी में जो भक्ति मूवमेंट्स के संत रहे रामानुजाचार्य, उनकी मेमोरी में, उनकी स्मृति में बनाया गया है। बाकी आप रामानुजाचार्य जो मध्यकालीन संत रहे हैं, विशिष्टता, ये विशिष्टाद्वैतवाद जो दर्शन का सिद्धांत है वो इन्होंने प्रतिपाद किया था, जिसमें वो 3 तत्व बताते हैं, ईश्वर, जीव और नेचर। ब्रह्मा, आत्मा और प्रकृति, ये 3 उनके मेन थे इसमें, जो विशिष्टा द्वैतवाद है उसमें। और इसमें जो स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी है इसके चारों तरफ 108 मंदिर, इस स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी के चारों तरफ 108 मंदिर हैं, बनाए गए हैं भगवान विष्णु के। अब देखते हैं क्वेश्चन में गलत कौन सा है। हाल ही में इनके नाम पे एक स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी बनाया गया है, ये सही है। यह स्टेच्यू विश्व की सबसे बड़ी धातु निर्मित प्रतिमाओं में से एक है। सो ये भी स्टेटमेंट है, सही है। सबसे बड़ी ये धातु से निर्मित इनकी प्रतिमा बनाई है। ये
विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन के प्रतिपादक थे। ये भी सही है, 11वीं सेंचुरी के। विशिष्टाद्वैतवाद के अनुसार जीवात्मा और ब्रह्मा दोनों एक ही है। नहीं, इन्होंने कहा है जो है तीन तत्व हैं और ये दोनों अलग अलग हैं, ईश्वर, जीव और प्रकृति, ये तीन बताए हैं, तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है। आपका स्टैटिक, पुराने प्रीवियस ईयर के पेपर के एनालाइज, करंट अफेयर्स सब मिला के जो बेस्ट पेपर बन रहा है वो आपको करवा रहे हैं। आप सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे आपको टेस्ट सीरीज का लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर लीजिए। पूर्वोत्तर भारत का पहला पायलट ट्रेनिंग स्कूल लीलाबारी एयरपोर्ट पर खोलने का निर्णय हुआ है। ये एयरपोर्ट किस राज्य में, पूछा जा रहा है कि लीलाबारी जो एयरपोर्ट है वो कहाँ पे है। देखिए, ये जो ईस्टर्न इंडिया है उसका ये पहला पायलट ट्रेनिंग स्कूल होगा और ये लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट में है। लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट कहाँ है, आसाम में। ये उत्तर प्रदेश वाले लखीमपुर की बात नहीं हो रही, आसाम में लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट है, उसमें बनाया जा रहा है। और ये जो एरिया है आसाम का लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट वाला, इसकी बाउंड्री किससे लगती है, अरुणाचल प्रदेश से। और ये अब कार्यशील हो गया है, यह आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 129 और 215 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। 129 और 215 ये किससे संबंधित हैं। ये जो आर्टिकल संबंधित है ये है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अभी रिसेंटली क्या हुआ है, एक मामले की सुनवाई करते टाइम जो अपेक्स कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, उसने कहा है कि अदालत की अवमानना की शक्ति को विधायी अधिनियम द्वारा नहीं छीना जा सकता है। इसमें जो आर्टिकल 129 है और 215 है ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से रिलेटेड आर्टिकल हैं। इनको कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का दर्जा दिया गया है। 129 सुप्रीम कोर्ट, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, 215 कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड हाई कोर्ट। इनडायरेक्टली समझाऊं तो ये है कि कोई भी पार्लियामेंट, कोई भी गवर्नमेंट ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिससे वो कोई ऐसा बिल ले आए जो ये कहे कि न्यायालय की अवमानना की कोई शक्ति नहीं है या छीन सकती है, ऐसा नहीं कर सकती कोई भी गवर्नमेंट। न्यायालय की अवमानना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का मैटर है, उसके दंड देने का अधिकार भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का ही है। ए इसका करेक्ट आंसर है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय उत्तर प्रदेश के किस शहर में है। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय पुस्तकालय ये रामपुर डिस्ट्रिक्ट में है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। आप सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे डिटेल डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेस्ट सीरीज का। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, थैंक यू वेरी मच।